Hello, dear students and viewers. Welcome to my video lecture. Today I will cover the topic of seed storage. सीड स्टोरेज या बीज भंडारण। बीज प्रौद्योगिकी का एक ऐसा विषय है जिसके बिना बीजों को सही रूप और रंग तक आखिरी के यूजर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। बीज भंडारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बीज भंडारण मुख्यतः ट्रांजिएंट रिटेनिंग, कुछ समय के लिए बीजों को रखना और उसकी क्वालिटेटिव फीचर्स के साथ में, उसके उच्चतम गुणवत्ताओं के साथ में रखना, जैसे उसमें प्लांटिंग वैल्यू, विगर, ओजस्विता, वायबिलिटी, जीवन क्षमता का होना अति आवश्यक है। और इस भंडारण को एक सीजन या एक से ज़्यादा सीजन्स के लिए रखा जाता है। तो इस भंडारण काल को हम बीज भंडारण काल कहते हैं। इसका मुख्य पर्पज या उद्देश्य क्या होता है? इस इंटरवीनिंग टाइम्स, बीज के समय के लिए, जो कि हार्वेस्ट से प्लांटिंग के बीच में होता है, फसल की कटाई और बुआई के बीच में होता है, इस दौरान मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता या दैहिक गुणवत्ता, फिजियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ कैरी ओवर सीड्स को रखा जाता है। ऐसे बीज जो बिक नहीं पाए हों तो उनको अगले सीजन के लिए कैरी ओवर किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं कैरी ओवर सीड्स ऑफ अनसोल्ड सीड्स। उन अनसोल्ड सीड्स की क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है। टू एलिमिनेट द सीड डिमांड ऐसा होता है कि किस वैरायटीज की काफ़ी समय तक डिमांड होती है, तो उनकी सीड्स को लंबे समय तक संरक्षित रखना पड़ता है ताकि हम समय पे पूर्ति करा सकें। इम्पॉर्टेंस ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरण का महत्वपूर्ण होना भी आवश्यक है। और इसके साथ में हम रिडक्शन ऑफ डॉर्मेंसी, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें इनेट डॉर्मेंसी पाई जाती है, उस इनेट डॉर्मेंसी के पीरियड में वो जर्मिनेट नहीं होता है, तो उसको कुछ समय के लिए सीड स्टोरेज पे रखने से उनकी डॉर्मेंसी खत्म हो जाती है, तो सीड स्टोरेज की आवश्यकता उसके लिए भी पड़ती है। इसके क्या क्या समस्याएं जुड़ी हुई हैं, प्रॉब्लम्स क्या है? समस्या नंबर 1 कि कैरी ओवर सीड्स, जो बीजों को हम ले जा रहे हैं, इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में ये कारगर सिद्ध नहीं होते हैं, मुख्यतः बड़े बीज और तेलीय बीज जैसे ग्राउंडनट में, इनमें कैरी ओवर सक्सेसफुल नहीं होता है। अब आइए आपको स्टोर्ड सीड्स के टाइप्स, जो हम बीजों को ढेर में रखते हैं, उसके प्रकार कितने हो सकते हैं, इसको सबसे पहले रॉबर्ट 1973 ने क्लासिफाई किया। पहला है ऑर्थोडॉक्स सीड्स, दूसरा है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स और तीसरा है इंटरमीडिएट सीड्स। तो प्राइमरली ऑर्थोडॉक्स सीड्स वो सीड्स होते हैं जो कि छोटे बीज होते हैं, मुख्यतः सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप्स के बीज इसमें आते हैं इस कैटेगरी में। इसका मॉइस्चर कंटेंट 5 से 10% के बीच में रख सकते हैं या इससे कम रख सकते हैं, 10 से कम। इसको लो या सब फ्रीजिंग कंडीशन में 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा जा सकता है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया। साथ में एप्पल और चेरी भी इसमें हम रख सकते हैं। दूसरे कैटेगरी की बीज होते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। यह छोटे समय काल के बीज होते हैं, शॉर्ट लिव्ड, और ये फ्रीजिंग को, शीतोष्णता को नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसका मॉइस्चर कंटेंट का रेंज 25 से 45% के बीच होता है। इनके बीजों में यदि मॉइस्चर कंटेंट 25 से नीचे आता है तो बीजों की जीवन क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए इन बीजों को हम शॉर्ट लिव्ड कहते हैं। उदाहरण के लिए जामुन, जैक फ्रूट, मैंगो, इसमें उस कैटेगरी के बीज आ सकते हैं जिसमें फ्लैशी सीड्स होते हैं, जिनके बीज मोटे होते हैं, गुद्देदार होते हैं, तो और उनको मॉइस्चर कंटेंट की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो वो फ्लैशी सीड्स होते हैं। तीसरा इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती कैटेगरी का बीज है। इनमें कुछ कुछ गुण ऊपर के होते हैं, जैसे ये ड्राइंग को तो एग्जिबिट करते हैं, सह सकते हैं, लेकिन फ्रीजिंग के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं। उदाहरण के लिए पपाया के बीज और मैकेडेमिया नट्स के बीज भी इस कैटेगरी में आते हैं। हालांकि मुख्यतः ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, इसकी कैटेगरीज में कम ही बीज आते हैं। लॉन्जिविटी या उसकी जीवन क्षमता की लंबाई के बेसिस पे अवार्ड 1908 ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है माइक्रोबायोटिक सीड्स, जिसकी जीवन क्षमता 3 साल से कम होती है।
मीजोबायोटिक सीड्स 3 से 5 साल तक उसमें उच्च गुणवत्ता रह सकती है, और मैक्रोबायोटिक सीड्स 15 से 100 साल या इससे भी ऊपर हो सकता है इसकी लॉन्जेविटी। फिर स्टेजेस ऑफ स्टोरेज, हम कितने स्टेजेस या कितने चरणों में हम भंडारण करते हैं। तो पहला स्टेज होता है प्री हार्वेस्ट या पोस्ट मैच्योरेशन स्टेज, हार्वेस्ट के पूर्व या मैच्योरेशन के बाद की स्टेज। इस स्टेज में फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है, और फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी से ये आगे की तरफ आता है, हार्वेस्ट मैच्योरिटी की तरफ में आता है। तो इस स्टेज में फसल जो है, खड़ी फसल में हम स्टोरेज करते हैं, बीजों पे बीज पौधों पे लगे हुए होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है। दूसरा स्टेज है बल्क सीड सेग्रीगेशन। इस स्टोरेज में बीजों की कटाई, फसलों की कटाई हो जाती है, और हार्वेस्टिंग के बाद वो पैकिंग की स्टेज में आता है, और पैकिंग के बाद में वो ड्राइंग बिन्स में भी आ सकता है यदि ड्राइंग की आवश्यकता पड़ती है तो ये दूसरा स्टेज है बल्क सीड सेग्रीगेशन। तीसरा है पैकेज्ड सीड्स। सीड्स पैक्ड हो चुके हैं, बोरों में बंद हो चुके हैं और वेयर हाउसेस में ये डाल दिए गए हैं, तो पैकेज्ड सीड्स है। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सेगमेंट का स्टेज, जब बीजों का वितरण और विपणन का कार्य पूर्ण होता है। उस स्टेज में वो ट्रांजिट में या गाड़ियों में लोडेड है, ट्रक्स में लोडेड है, ट्रेन्स में लोडेड है, वो ट्रांजिट स्टेज होता है, या फिर उसके बाद वो रिटेलर्स या होलसेलर के पास में पहुंच गया है, वो स्टेज भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में आती है। और सबसे अंतिम है ऑन फार्म सेग्रीगेटिंग स्टेज। इस स्टेज में बीज किसानों के द्वारा खरीद लिया गया होता है और उनके फार्म हाउसेस में स्टोर्ड रहता है, तो अंतिम ऑन फार्म सेगमेंट में आता है। तो ये 5 स्टेजेस में सीड स्टोरेज होता है। मुख्य बात समझने की यहाँ पे एक है कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी और हार्वेस्ट मैच्योरिटी जो हम प्री हार्वेस्ट स्टेज में लेते हैं वो क्या होता है। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या दैहिक परिपक्वता फसल की एक ऐसी स्टेज होती है जब वह उसके बीजों में मैक्सिमम शुष्क भार या ड्राई वेट होता है। ग्रेन फिलिंग पीरियड, बीजों का भरना बंद हो चुका होता है, और फसल ड्राई डाउन या सूखना उसका जारी हो शुरू हो चुका होता है। पौधे सेनेसेंस की स्टेज में पीलापन आते हुए मर जाते हैं, और बीजों का मॉइस्चर कंटेंट नीचे की तरफ में आना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। पर उस स्टेज में हम हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग नहीं कर सकते। हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग नहीं कर सकते क्योंकि पौधे गीले होते हैं, आधे हरे आधे पीले होते हैं। उसके बाद में आती है हार्वेस्ट मैच्योरिटी की स्टेज। इस स्टेज में पौधे पूरी तरीके से सेनेसेंस्ड हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं, और मैच्योरिटी मॉइस्चर कंडीशन जो होती है वो बीजों में 13% के आसपास में आ जाती है, वो आवश्यक है। ड्राई डाउन एंड्स हो चुका था, पौधे पूरी तरीके से सूख चुके होते हैं, और अब वो फसल जो होती है हार्वेस्ट और थ्रेशिंग के लिए बिल्कुल तैयार होती है। तो मुख्यतः हमें वैसे तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को मुख्य माना गया है, लेकिन जहाँ पे ड्राइंग की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे हमें हार्वेस्ट मैच्योरिटी तक रुकना पड़ता है। नहीं तो अगर आपके पास ड्राइंग की फैसिलिटी है तो सीधे क्रॉप ड्रायर से हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के समय सीड क्रॉप को काट के आगे ड्राई किया जा सकता है। पर इसका एक नुकसान भी हार्वेस्ट मैच्योरिटी तक रुकने का, कि सीड्स की शैटरिंग या झड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इससे 10 से 12% तक बीज का लॉस हो जाता है। अतः बीज फसल के लिए हमको कोशिश करना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे क्रॉप को कट कर देना चाहिए। आइए फिर आपको स्टोरेज सीड्स के बारे के प्रकार में बताता हूँ। पहला है कमर्शियल सीड्स। कमर्शियल सीड्स बहुत बड़ा लॉट होता है, लार्ज स्टोरेज होता है। इसको 8 से 9 महीने के लिए स्टोर करना पड़ता है, और मॉइस्चर कंटेंट यदि सीरियल्स के लिए है तो 14% होनी चाहिए, और अगर ऑयल सीड्स है, तिलहन है, तो 11% होनी चाहिए। उसके बाद में आता है कैरी ओवर सीड्स। कैरी ओवर सीड्स वो बीज होते हैं जो कैरी ओवर अगले साल के लिए रखे जाते हैं। यह 20 से 25% होता है टोटल सीड लॉट का, और इसको 1 से 1.5 साल के लिए रखा जाता है। इसके लिए मेटल बिन्स का यूज किया जाता है, और डिफरेंट टाइप के अदर स्टोरेज बिन्स का हम यूज कर सकते हैं। मॉइस्चर बैग्स का इसमें यूज किया जाता है कि ये मॉइस्चर का लॉस, नमी का लॉस ना हो सके, और बीजों को उसके करने के पहले पर्याप्त मात्रा में ड्राई करना आवश्यक होता है, वो सूख जाए। इसके बाद फाउंडेशन सीड स्टॉक्स की बात आती है। जो सीड्स जो फाउंडेशन सीड्स होते हैं उसके लिए स्मॉल एरिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि टोटल सीड्स कंटेंट में फाउंडेशन सीड्स कम होते हैं। इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस कंडीशन में 25% होना चाहिए जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस
होना चाहिए, या फिर 45 डिग्री आरएच के साथ में 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। साथ में ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए डीह्यूमिडिफायर्स का यूज करना आवश्यक होता है। अंतिम और चौथा, जर्मप्लाज्म सीड्स या जनन द्रव्य के बीजों के बारे में बात करूंगा। यह लंबे समय के लिए स्टोर किया जाता है। दूसरा, इसे हम एमटीएस मॉड्यूल में हम स्टोर कर सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिकली डिजाइन सेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कूलनेस सब मेंटेन की जाती है। एमटीएस मॉड्यूल का टेम्परेचर 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान का रेंज 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। बीजों को अच्छे से सुखाना चाहिए और मॉइस्चर बैग्स में भरना चाहिए। आइए अब आपको भंडारण के मुख्य सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। भंडारण के मुख्य सिद्धांत, सीड स्टोरेज की कंडीशन, स्थिति कैसी होनी चाहिए। मुख्यतः जहाँ पे हम स्टोरेज कर रहे हैं वो ड्राई या सूखा और ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ें होती है। दूसरा, इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल बहुत ही इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए और बीजों में पेस्ट का कोई भी अंश नहीं होना चाहिए, नहीं तो आने वाले बीज को खराब करेगा। तीसरा है प्रॉपर सैनिटेशन, पूरी साफ सफाई से मतलब बीज भंडारण क्षेत्र साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई रोडेंट, कोई पेस्ट, किसी भी प्रकार का स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट का कंटेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीज को क्वालिटी को खराब करेगा। सीड ड्राई टू सेफर मॉइस्चर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सीड टाइप्स, जो है सीड्स को प्रॉपरली एक सेफर मॉइस्चर कंटेंट के तक में रखना चाहिए, क्योंकि यदि मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा तो डेफिनेटली माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और सीड्स हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली सीड्स की विगर, वायबिलिटी एंड जर्मिनेशन क्वालिटी डाउन हो जाएगी। पांचवा, स्टोर क्वालिटी। जो स्टोर की क्वालिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कौन सा स्टोर यूज कर रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा। तो ये 5 मुख्य सिद्धांत हैं इसके। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोरेज, कौन कौन से घटक हैं जो स्टोरेज को प्रभावित कर सकते हैं उसके बारे में। पहला है काइंड, प्रकार या किस्म किसी भी बीज का कैसा है, शॉर्ट लिव्ड है कि लॉन्ग लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड है तो वो अलग प्रभावित करेगा, लॉन्ग लिव्ड है तो अलग। जैसे उदाहरण के लिए पे स्टार्ची सीड्स हैं, सीरियल्स के सीड्स हैं, स्टार्ची सीड्स हैं, तो वो लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो ऑयल सीड क्रॉप है, तिलहन है, तो उसको कम समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। यदि बीज क्वालिटी सीड्स है, क्वालिटी सीड्स का मतलब प्रॉपर ड्राइड एंड अदर प्योर सीड्स हैं, फुल सीड्स हैं, तो उसे हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यदि वो डिटेरियोरेटेड सीड से अवनत बीज हैं तो उसे हम ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अवनत बीज हैं और बीजों को भी खराब करेंगे। वेदरिंग का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फसल को काटते समय वेदरिंग कंडीशन अलग हो जाए, बारिश हो जाए, तो फसलों की क्वालिटी अल्टीमेटली डाउन हो जाएगी। तो वेदरिंग एक प्रभावित फैक्टर करता है। मॉइस्चर अफेक्ट्स द क्वालिटी, मॉइस्चर कंटेंट बीज का क्या है वो उसके फैक्टर्स को प्रभावित करेगा। जो मोर ड्राइड सीड है, ज्यादा सूखे बीज है, उनकी लाइफ ज्यादा की तरफ होगी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसमें कम होगी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम होगा तो सीड हीटिंग डाउन होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान भी प्रभावित करते हैं। यदि सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली सीड्स मॉइस्चर कंटेंट को ग्रास्प करेंगे और सीड की क्वालिटी को डिटीरियोरेट करेंगे, क्योंकि सीड्स का नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता को अवशोषित करने वाला। और ड्राई कूल कंडीशंस की आवश्यकता बहुत होती है। ड्राई और कूल कंडीशन सीड स्टोरेज के लिए चाहिए। फिर प्रोवेनियंस टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोवेनियंस टेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई स्पेसिफिक वैरायटी को अगर हम डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में लगाएंगे तो उससे होने वाले बीजों की लॉन्जिविटी के साथ में उसकी स्टोरेबिलिटी में फर्क पड़ेगा। ये प्रोवेनियंस टेस्ट होता है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि सीड्स को बताए गए क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही लगाना चाहिए, कहीं तीसरी जगह नहीं लगाना चाहिए। प्री हार्वेस्ट कंडीशन सीड्स की कैसी है, वेदरिंग इफेक्ट आ सकता है। और सीड सैनिटेशन प्रोसेस,
सैनिटेशन, सीड स्टोरेज की सैनिटेशन की प्रोसेस कैसी रही है, साफ सफाई, वो उसके स्टोरेज को दिखाता है। स्टैकिंग, बीजों को एक के ऊपर एक नहीं रखना चाहिए बोरों के रूप में। जितनी हाइट मेंशन की गई है उतनी हाइट पे ही रखना चाहिए, क्योंकि जितना हम बीजों की ढेरों को बढ़ाते जाते हैं नीचे के बीजों पे प्रेशर पड़ता है और उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है। इसलिए बीजों के ढेरों को एक स्पेसिफिक हाइट तक रखना चाहिए। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, आर्द्रता को कम करने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बाहर करने के लिए जरूरी है। और यदि बहुत ज़्यादा आ जाए तो डीह्यूमिडिफायर कंडीशन के लिए डीह्यूमिडिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो ये फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। और अंतिम में आपको हैरिंगटन थंब रूल के बारे में बताऊंगा, जो कि हैरिंगटन ने दिया था कि कौन कौन से जो है थंब रूल्स होने चाहिए स्टोरेज के लिए। पहला है 1% डिक्रीज, 1% डिक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट डबल्स द स्टोरेज पोटेंशियल ऑफ सीड्स। मतलब यदि हम मॉइस्चर कंटेंट को 1% गिराएंगे तो उसकी जो है लाइफ डबल हो जाएगी। इसकी रेंज दी हुई है 5 से 14% के बीच में, 5 से 14% के बीच में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। यदि 5 से नीचे करेंगे तो सीड्स बहुत ड्राई डाउन हो जाएगा और डेसिकेट हो जाएगा, तो वो रेंज 5 होनी चाहिए। और अगर 14% के ऊपर में हम मॉइस्चर कंटेंट को रखते हैं तो 14% के ऊपर में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सीड हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए रेंज मेंशन की गई है। दूसरा दूसरा ये है, दूसरे में एवरी रिड्यूस इन द 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ स्टोर टेम्परेचर सीड लाइफ डबल। जैसे ही हम स्टोरेज टेम्परेचर का तापमान 5 डिग्री घटाएंगे तो सीड्स की लाइफ डबल हो जाएगी। इसकी रेंज 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंशन की गई है। तीसरा, इट इज़ नॉट अ हैरिंगटन थंब रूल बट इट इज़ आइडियल कंडीशन ऑफ स्टोरेज, कि जब टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज in degree Fahrenheit plus relative humidity should be less than 100। डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100 से नीचे होता है, उस कंडीशन में यह आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर माना गया है, जिसमें सीड्स लंबे समय तक में स्टोर रखे जा सकते हैं। जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 45 और डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 50, तो 50 प्लस 45 95, लेस देन 100, दिस इज द आइडियल टेम्परेचर, आइडियल कंडीशन फॉर सो सेफ स्टोरेज। इट इज वन ऑफ द थंब रूल ऑल्सो। सो बेसिकली सीड स्टोरेज में ये सारे एस्पेक्ट्स आपको करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें मॉड्यूल्स बताए जाएंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो ये संपूर्ण लेक्चर आपका सीड स्टोरेज के बारे में रहा। मैं समझता हूँ कि आपने इसको पढ़ के काफ़ी कुछ अर्जन किया होगा। धन्यवाद।